गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था रिगार्डिंग व्हाट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड इंट्रोडक्शन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। क्या है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में हमने थोड़ा सा जाना था। आज हम उसको ही प्रोसीड करेंगे। विल स्टार्ट विद द ट्रेडिशनल एंड द मॉडर्न अप्रोच, जिसका थोड़ा सा ओवरव्यू, थोड़ा सा आपको उसके बारे में मैंने उस दिन बताया था। आज हम उसको ही कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे ट्रेडिशनल अप्रोच के बारे में। What do you understand by the traditional approach? ट्रेडिशनल अप्रोच क्या थी और क्या इसकी लिमिटेशंस थी, क्या इसके फायदे थे, हम सब यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं ट्रेडिशनल अप्रोच थी क्या, कब आई थी, किसने दी थी। ठीक है, ट्रेडिशनल अप्रोच वाज पॉपुलर इन 20th सेंचुरी। ये 20th सेंचुरी में पॉपुलर हुई थी। It was evolved in 1920। ये बनाई कब गई थी? 1920 में। 1920 से it became popular and ये चलती रही up to early 50s। उसके बाद इसमें चेंजेस आए, लोगों को समझ आया कि ट्रेडिशनल अप्रोच इज नॉट वेरी वाइड, इसका जो स्कोप है वो उतना बड़ा नहीं है। सो हमारे को एक नई अप्रोच की जरूरत थी एंड आफ्टर दैट यहां पे आपकी आ जाती है मॉडर्न अप्रोच। तो हम देखते हैं क्या है आपकी ट्रेडिशनल अप्रोच। अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच, the scope of finance, scope of financial management was limited and confined to, it was limited and confined to only raising का मतलब क्या है कि हम फंड्स कहां से अवेल कराएंगे, हम कहां से फंड्स लेके आएंगे। रेजिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिंग, या हम कह सकते हैं usage of funds to meet the financial needs of the organization। So basically ट्रेडिशनल अप्रोच कहां तक कंफाइन हो गई? एक लिमिटेड एरिया में कंफाइन हो गई, जो कहता है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो स्कोप है वो यही है। क्या है कि हमें फंड्स कहां से रेज करने हैं, कहां उनको यूज करना है टू मीट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द बिजनेस की रिक्वायरमेंट्स को मीट करने के लिए हमारे को रेजिंग ऑफ फंड्स कहां से करनी है एंड यूजेज ऑफ फंड्स कहां से करनी है। दिस वॉज द ओनली स्कोप दैट ट्रेडिशनल अप्रोच वॉज सेइंग। ट्रेडिशनल अप्रोच कह रही थी कि सिर्फ और सिर्फ रेजिंग एंड यूजेज ही हमारे को करना है, उसके अलावा यहाँ पे कोई चीज नहीं करनी है। तो ये चीज हमारे लिए एक बहुत ही लिमिटेड स्कोप कर देती है, बहुत ही एक लिमिटेड दरिया कर देती है, जिसके अंदर हम इसके बाहर नहीं जा सकते।
So this was the traditional approach. Sorry, ट्रेडिशनल अप्रोच यही बोलती थी और इसको यहीं पे लिमिट कर दिया गया था। ठीक है, अब इसको अगर थोड़ा सा हम और ब्रॉडर सेंस में इसको हम डिफाइन करना चाहें कि रेजिंग एंड यूजेज ऑफ फंड्स से क्या मतलब होता है, या रेजिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिंग ऑफ फंड्स से क्या मतलब है, तो हम उस पर भी आ जाते हैं। अभी हम बेसिकली ये कह सकते हैं, एक ऑथर थे जिन्होंने कहा कि इसका क्या मतलब है, या उन्होंने अपने, आप कह सकते हैं अपने वे में ट्रेडिशनल अप्रोच को डिफाइन किया। तो आइए हम देखते हैं क्या कहते हैं वो ऑथर। ऑथर का नाम था F.W. Paish, P-A-I-S-H। इनके अकॉर्डिंग ट्रेडिशनल अप्रोच थी, इन अ मॉडर्न मनी यूजिंग इकोनॉमी फाइनेंस may be defined as a provision of money at the time it is wanted. This view known as procurement view. उन्होंने कहा कि मॉडर्न इकोनॉमी के अंदर जब हम मॉडर्न मनी की बात करते हैं, जब हम बात करते हैं ट्रेडिशनल अप्रोच के टाइम की बात चल रही है, वो कहते हैं कि इकोनॉमी की जब हम बात करते हैं तो हमारे को फंड्स की जब रिक्वायरमेंट होती है तो वो कहते हैं कि हमारे को ये पता होना चाहिए कि कहां से हम पैसा ला सकते हैं एट द टाइम वी नीड इट। जब हमारे को पैसा चाहिए तो कौन सी ऐसी प्लेस है, कौन सी ऐसी जगह है जहां से हम मनी अरेंज कर सकते हैं, एंड दैट इज नोन एज प्रोक्योरमेंट व्यू। प्रोक्योरमेंट से आप समझ सकते होंगे, प्रोक्योरमेंट का मतलब होता है किसी को कलेक्ट करना, प्रोक्योर कर लेना, आप लेके आ जाना। ठीक है, तो प्रोक्योरमेंट व्यू यहां पे कहा गया उस चीज को। अब प्रोक्योरमेंट व्यू का मतलब अगर हम देखें तो सिर्फ बात वही हो गई, ट्रेडिशनल अप्रोच ने एक ही चीज कही थी कि आप पैसा लेके कहां से आ रहे हो, रेज कहां से कर रहे हो, और क्या उसका एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हो, कैसे उसका यूज कर रहे हो। तो प्रोक्योरमेंट व्यू भी ये कहता है कि हमने प्रोक्योर कर लिया, लेके आ गया पैसा, अब यूजेज आप उसी के अकॉर्डिंग वहां पे चला रहे हो, दैट्स इट। उसके अलावा कुछ यहां पे आपको कहने की जरूरत नहीं है। सो ये जो था ट्रेडिशनल, तो जल्दी से आइए ट्रेडिशनल अप्रोच की लिमिटेशन देख लेते हैं। पहली है, इट इज एन आउटर लुकिंग अप्रोच। एक फाइनेंशियल ट्रेडिशनल अप्रोच की जो एक बहुत ही बड़ी लिमिटेशन है वो ये है कि इट इज एन आउटर लिविंग अप्रोच। ये बेसिकली बाहर की जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जहां से हमारे को पैसा रेज करना है, जहां से हमारे को फंड्स रेज करने हैं, सिर्फ उनके बारे में ध्यान देता है और ये क्लियरली इग्नोर कर देता है द इंटरनल डिसीजन मेकर्स, जो इंटरनली आपकी बिजनेस के अंदर काम कर रहे हैं, उनका जो एक नजरिया होता है, उनका जो डिसीजन लेने का एक फॉर्म है, उसको ये बिल्कुल क्लियरली इग्नोर कर देता है। तो ये एक बहुत बड़ा मेजर फैक्टर रहता है, बिकॉज जब हम फंड रेज कर रहे हैं तो हमारे को एक चीज को ध्यान रखना चाहिए, वो है हमारी क्या, कि हमारे इंटरनल जो डिसीजन मेकर हैं वो इससे खुश हैं कि नहीं है। दूसरा पॉइंट आता है, इट इग्नोर्स वर्किंग कैपिटल फाइनेंसिंग डिसीजन। वर्किंग कैपिटल फाइनेंसिंग डिसीजन के बारे में आपको पता होगा कि वर्किंग कैपिटल जो होता है वो हम डे टू डे यूज के लिए जो पैसा लगाते हैं, जो कैपिटल लेके आते हैं, उसे हम कहते हैं वर्किंग कैपिटल। बट
ट्रेडिशनल अप्रोच जो है वो इसको क्लियरली इग्नोर कर देता है। वो कहता है हमारे को वर्किंग कैपिटल से कोई मतलब नहीं है, वर्किंग कैपिटल आप कहां से अरेंज कर रहे हैं, कैसे अरेंज कर रहे हैं, कैसे रेज कर रहे हैं, इट्स ऑल ऑन द बिजनेस। बिजनेस कैसे लाता है, कहां से लाता है, कोई इन्हें मतलब नहीं है। वो कहते हैं हमारे को लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग के लिए फंड्स रेज करने हैं और हम वो सिर्फ यहाँ पे आपको उसमें हेल्प कर सकते हैं। तो वो यही कहते हैं कि हम लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग में हेल्प करते हैं, हम वर्किंग कैपिटल फाइनेंसिंग में हेल्प नहीं करते। तो अगला पॉइंट आ जाता है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसके कारण से मॉडर्न अप्रोच पे स्किप किया गया, वो चीज है इट इग्नोर्स द एलोकेशन ऑफ फंड्स। यहां पे एक बहुत बड़ी बात आ जाती है। वो कहते हैं कि आप फंड्स लेके आ जाओ, हम आपका रेज करवाने में हेल्प करेंगे। फंड्स कहां से लेके आने हैं, कैसे लेके आने हैं, कौन से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस लेके आने हैं, कौन सा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट से आप रेज कर सकते हो, वो सब हम बताएंगे। बट वो कहते हैं एलोकेशन हमारा काम नहीं है। आप कहां पैसा लगाना चाहते हो ये आप जानते होगे, तभी आप फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट से फंड्स को रेज करना चाहते हो। बट वो कहते हैं कि आप हमें कहो कि हम कहां एलोकेट करवा सके, तो ट्रेडिशनल अप्रोच में वो चीज फॉलो नहीं होती। ट्रेडिशनल अप्रोच एलोकेशन ऑफ फंड्स पे बात नहीं करता। वो कहता है हम रेज करवाते हैं, हम प्रोक्योर करने में हेल्प करते हैं, बट वी डोंट हेल्प इन एलोकेशन ऑफ फंड्स। सो दिस इज अ मेजर लिमिटेशन ऑफ ट्रेडिशनल अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच की एक बहुत बड़ी ये क्या है, लिमिटेशन है। अगला आ जाता है इग्नोर्ड रूटीन प्रॉब्लम्स। इट इग्नोर्स रूटीन प्रॉब्लम्स। रूटीन प्रॉब्लम्स क्या आ रही हैं, क्या नहीं आ रही हैं, उन्हें उनसे कोई मतलब नहीं है। ट्रेडिशनल अप्रोच से हमारे को कोई भी चीज की प्रॉब्लम आए आपको फंड से रिलेटेड लेकर के, तो हमारे को उससे कोई मतलब नहीं है। हमारा काम था रेज करना पैसा, हमने पैसा रेज कर दिया। अब आप जानो, कोई प्रॉब्लम आएगी वो आप देखो, कोई इश्यू होगा वो आप देखो, हमारा काम नहीं है। और लास्टली आ जाता है इट इग्नोर्स नॉन कॉर्पोरेट एंटरप्राइजेस। ये नॉन कॉर्पोरेट एंटरप्राइजेस जो होती हैं, जो कि प्रॉफिट के लिए काम नहीं करती, सोशल वर्क करती हैं, अपनी सोसाइटी को एनहांस करने के लिए वर्क करती हैं, ये ट्रेडिशनल अप्रोच उन्हें बिल्कुल कंसीडर नहीं करती। ये कहती हैं कि हमारी जो अप्रोच है वो ये सिर्फ इतनी है कि हम काम सिर्फ किसके लिए करते हैं, जो प्रॉफिट कमाना चाहता है, जो कि है कॉर्पोरेट एंटरप्राइजेस, या वो एंटरप्राइजेस जो कि भाई कंपनीज नहीं है बेसिकली। तो दे इग्नोर्ड ऑल दी नॉन कॉर्पोरेट एंटरप्राइजेस। दीज वर सम लिमिटेशन जिसके कारण से मॉडर्न अप्रोच को लाया गया। मॉडर्न अप्रोच के बारे में बताया गया, उन्हें कहा गया कि मॉडर्न अप्रोच को हमें फॉलो करना है। तो आइए मॉडर्न अप्रोच के बारे में देखते हैं थोड़ा। मॉडर्न अप्रोच जो है वो आज भी फॉलो की जाती है, वो आज भी वर्किंग में है, ठीक है। मॉडर्न अप्रोच ही फाइनेंशियल मैनेजमेंट का फॉर्टे है, वही चलती आ रही है आज भी, और हम उसी को फॉलो करते हैं। तो देखते हैं मॉडर्न अप्रोच क्या है। बेसिकली मॉडर्न अप्रोच जो है, अगर मैं आपको बताऊं तो जो बहुत एक इंपॉर्टेंट फैक्टर जो ट्रेडिशनल अप्रोच मिस कर गया था, बस उसको यहां पे इंक्लूड कर लिया गया है। वो है आपका क्या, रेजिंग प्लस एलोकेशन ऑफ फंड्स। सो अगर नॉर्मल टर्म से हम बात करें तो मॉडर्न अप्रोच कंसिस्ट ऑफ बोथ द थिंग्स। वो कहती है हम रेज भी करवाएंगे और उसको कैसे एलोकेट करना है, कहां पैसा लगाना है, कहां फंड्स को यूटिलाइज करना है, कैसे यूटिलाइज करना है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है, हम सब आपको यहां पे क्लियर कट बताएंगे। सो यहां पे दोनों चीजों के बारे में बात की जाती है, बट इन ट्रेडिशनल अप्रोच सिर्फ हम किसकी बात करते थे, इस चीज की बात करते थे। सो मॉडर्न अप्रोच इसीलिए फायदेमंद है बिकॉज वी कंसीडर एवरीथिंग, एंड प्लस मॉडर्न अप्रोच का स्कोप और भी वाइड हो गया धीरे धीरे विद द स्पैन ऑफ टाइम, चेंजेस इन
थिंग्स, बहुत सारी चीजें और आ गई जो कि कंसीडर की जाने लगी इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट। सो हम आगे देखते हैं। यहाँ पे बहुत सारे ऑथर्स हैं जिन्होंने बहुत कुछ कहा, तो आप उस चीज के बारे में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि सब ऑथर्स का मिला जुला के एक जिस्ट निकल के आया जो मॉडर्न अप्रोच ने कहा, इट दैट फाइनेंशियल मैनेजमेंट कंसिस्ट ऑफ 3 डिसीजंस क्लियरली। फर्स्ट, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, secondly financing decision, and third dividend decision। 3 डिसीजंस हैं मेजरली जो यहां पे कंसीडर किए गए, जो यहां पे बताए गए, और उन्होंने कहा कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है इन 3 डिसीजन से ही बनता है। और आज भी जब हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट को पढ़ेंगे तो हम इन 3 डिसीजंस के बारे में ही पढ़ेंगे, और मैं आपको बताता रहूंगा कि कौन से डिसीजन हैं, ये कैसे कैसे हैं। पहला, इन्वेस्टमेंट डिसीजन। इन्वेस्टमेंट डिसीजन मतलब है कि आप पैसा लगाओगे कहां पे। देखो, जब हम बात करते हैं रेजिंग की, कि हमारे को पैसा चाहिए, तो उससे पहले ना हम ये सोच लेते हैं कि हमारे को पैसा लगाना कहां है और कितना पैसा हमारे को जरूरत पड़ेगी। ठीक है, सो सबसे पहला जो हमारा डिसीजन आता है वो आ जाता है भाई क्या, इन्वेस्टमेंट डिसीजन। हमारे को पैसा इन्वेस्ट कहां करना है, तो दिस इज द फर्स्ट डिसीजन। दूसरा आ जाता है फाइनेंसिंग डिसीजन। अब हमारे को पता चल गया कि हम यहां पे पैसा रेज करेंगे, इतना पैसा हमारे को रेज करना है, तो हम बात करते हैं किसकी, रेजिंग की, एंड दैट इज नोन एज फाइनेंसिंग डिसीजन। पैसा कहां से रेज होगा, कहां से फाइनेंसेस आएंगे, वो सारा हमारा फाइनेंशियल डिसीजन के अंदर आता है। तीसरा आ जाता है डिविडेंड डिसीजन। अब डिविडेंड डिसीजन से आप कह रहे हो कि भाई डिविडेंड तो मतलब होता है कि शेयर होल्डर्स को कितना पैसा देना है, शेयर होल्डर्स को कितना डिविडेंड देना है, क्योंकि हमारे को प्रॉफिट मिल रहा है। बिल्कुल सही आप समझ रहे हैं। डिविडेंड डिसीजन इंक्लूड्स दैट ओनली कि शेयर होल्डर, जब हमें पता है कि हमारे को प्रॉफिट हो रहा है, हमारी कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है, हमारे बिजनेस को प्रॉफिट हो रहा है, तो हम ये कोशिश करते हैं कि जो हमारे शेयर होल्डर्स हैं उनको भी उसका फायदा मिले। सो वी प्रोवाइड सम डिसीजन, वी प्रोवाइड सम डिविडेंड टू देम, एंड वो कितना होना चाहिए, कितना नहीं होना चाहिए, वो सारा हम कंसीडर करते हैं डिविडेंड डिसीजन में। अब बात आती है कि अभी तक तो हम सिर्फ बात कर रहे थे कि भाई रेजिंग एंड एलोकेशन ऑफ फंड्स, तो ये डिविडेंड डिसीजन कहां से आ गया। ठीक है, सो लास्ट लेक्चर जो था उसमें मैंने आपको एक चीज बताई थी कि मॉडर्न अप्रोच जो है वो बात करती है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन पे। वो बात करती है कि कैसे शेयर होल्डर्स की वेल्थ को इंक्रीज किया जाए विद प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। ट्रेडिशनल अप्रोच सिर्फ कहती थी किस बात को, कि प्रॉफिट मैक्सिमाइज कैसे करना है, बट जब बात करते हैं मॉडर्न अप्रोच की तो वो कहते हैं वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। हमारे को शेयर होल्डर्स को भी देना है, हमारा प्रॉफिट बढ़ रहा है तो शेयर होल्डर्स भी खुश रहना चाहिए, शेयर होल्डर्स को भी उसका फायदा मिलना चाहिए। दैट इज व्हाई वी कंसीडर डिविडेंड डिसीजन हियर। सो मॉडर्न अप्रोच के अंदर ये 3 डिसीजन आते हैं, और हम ये कह सकते हैं कि आज जब हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं तो उनके अंदर ये 3 डिसीजन कंसीडर किए जाते हैं। जैसे जैसे हम आगे चैप्टर्स पढ़ेंगे ना, वैसे वैसे मैं आपको एक्सप्लेन करता रहूंगा कि ये कौन सा डिसीजन है, कहां से किस चीज में क्या इंक्लूड होता है, सब आपको बता दिया जाएगा। सो आगे देख लेते हैं जल्दी से मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है हमारी मॉडर्न अप्रोच की। पहला है इट इज लेस डिस्क्रिप्टिव। ये बातों में मोर एनालिटिकल। मॉडर्न अप्रोच जो है वो बातों में विश्वास नहीं करती, ये डिस्क्रिप्शन देने में विश्वास नहीं करती। ये कहती है मैं भाई काम से मतलब रखती हूं। मॉडर्न अप्रोच कहती है कि काम है तो सही है। तो इट इज लेस डिस्क्रिप्टिव। लिखा पढ़ी नहीं है ज्यादा, लिखा पढ़ी इन द सेंस फालतू में थियोरिटिकल चीजें नहीं चल रही हैं। वो कहती है मैं एनालिटिकल हूं, मैं एनालाइज करूंगी चीजों को, मैं चीजों को देखना जानती हूं, मैं अच्छे से उसको परखना जानती हूं। जितने भी फंड्स की इन्वेस्टमेंट होगी मैं सारे इन्वेस्टमेंट के बारे में पहले
नॉलेज निकालूंगा, पहले उन्हें अच्छे से एनालाइज करेंगे, तभी हम एक डिसीजन लेंगे कि हमने यहाँ पे पैसा लगाना है। ऐसी जब फाइनेंसिंग डिसीजन की बात आएगी तो सारे इंस्ट्रूमेंट्स को देखेंगे, सारे इंस्टीट्यूशंस को देखेंगे, कहां से पैसा रेज करना है, सब चीज को अच्छे से एनालाइज करेंगे, देन वील टेक अ डिसीजन। सेम इज इन द डिविडेंड डिसीजन। डिविडेंड में हम देखिए सोचेंगे कि कितना डिविडेंड देना है, क्यों देना है या नहीं देना है, हर एक चीज को पूरा अच्छे से परखा जाएगा, एनालाइज किया जाएगा, फिर ही काम आएगा। तो इट इज अ मोर एनालिटिकल अप्रोच, नॉट अ थियोरिटिकल अप्रोच। ये थियोरिटिकल नहीं है, डिस्क्रिप्टिव नहीं है, एनालिटिकल है, जहां पे चीजों को एनालाइज करके देखा जाता है। अगला पॉइंट आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट। जब तक हम बात कर रहे थे ट्रेडिशनल अप्रोच की, तो हम कह रहे थे कि भाई मैनेजर्स को कुछ कंसीडर नहीं किया जाता था, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का कोई स्कोप ही नहीं था, सिर्फ रेजिंग की बात होती थी तब उन्हें बुलाया जाता था, फंड्स रेज करने तब उन्हें बुलाया जाता था। बट जब आई बात मॉडर्न अप्रोच की, तो यहां पे स्कोप इतना वाइड हो गया फाइनेंशियल मैनेजमेंट का कि आज ये कंसीडर करे जाने लगा है क्या, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट, मैनेजमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, बिकॉज यही से हम फंड्स रेज करेंगे, यही से हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, और यहीं से हमारे को प्रॉफिट मिलेगा और हम डिविडेंड प्रोवाइड करेंगे। सो दिस इज बीइंग कंसीडर्ड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ मैनेजमेंट, और बहुत ही इंपॉर्टेंट इसको बोला जाने लगा। उसके बाद अगला पॉइंट आ गया कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। पहले जब ट्रेडिशनल अप्रोच की बात होती थी तो सिर्फ जब फंड्स रेज करने की बात आती थी तब इसको देखा जाता था, फाइनेंशियल मैनेजर्स को बुलाया जाता था, उन्हें कहा जाता था भाई तुम पैसा रेज कैसे करना है वो बता दो हमारे को, और कहां से रेज करना है वो बता दो, हम रेज कर लेंगे। बट अब क्या हो गया, जब मॉडर्न अप्रोच आई, स्कोप बढ़ गया, तो अब इट इज बीइंग कंसीडर्ड एज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। ये एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस चल गया, ये लगातार चलने वाला प्रोसेस हो गया कि ये बार बार रिपीट होने लगा। भाई पहले इन्वेस्टमेंट देखेंगे कहां करनी है, फिर फंड रेज होगी, फिर उसके बाद डिविडेंड भी देखना है हमारे को कहां कैसे देना है, फिर वही डिविडेंड जब दे दिया जाएगा फिर बात आ जाएगी कि हमें इन्वेस्टमेंट करनी है, फिर हम फंड रेज करेंगे। सो ये एक साइकिल की तरह बन गया कि इट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस जो चलता ही रहेगा, कहीं खत्म नहीं होगा। अगला आ गया हेल्पफुल इन डिसीजन फॉर टॉप मैनेजमेंट। टॉप मैनेजमेंट को जो डिसीजंस लेने हैं उनके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आ गई है, बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बन गया कि उनको डिसीजन जो लेना है, कैसे लेना है, कब लेना है, क्या लेना है, ये सब चीजें उसमें कंसीडर होने लगी। सो इट इज वेरी हेल्पफुल इन टॉप लेवल मैनेजमेंट, उन्हें डिसीजन लेने में ये बहुत हेल्प करने लगे। अगला पॉइंट है मेजरमेंट ऑफ परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस कैसे मेजर करी जानी है, उसमें भी ये बहुत एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बन गया। कैसे मेजर होगी, कब होगी, क्या होगा, क्या नहीं होगा, सारी चीजें यहां पे कंसीडर करी जाने लगी, और बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बन गया टू मेजर द परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस। बिजनेस कितना कैसा परफॉर्म कर रहा है, अच्छा परफॉर्म कर रहा है, बुरा परफॉर्म कर रहा है, वो सारी चीजें भी यहां पे आने लग गई कि पैसा जब हमारे पास प्रॉफिट आ रहा है तो कहां से आ रहा है, कैसे आ रहा है, सारी चीजें यहां पे कंसीडर करी जाने लगी। अगला आ गया जो बहुत इंपॉर्टेंट है एंड लास्ट हमारा है फाइनेंशियल प्लानिंग एंड प्लानिंग कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। फाइनेंशियल विद द इंट्रोडक्शन ऑफ मॉडर्न अप्रोच जब लाई गई तो उसके साथ एक नया पूरा ही कंसेप्ट आ गया फाइनेंशियल प्लानिंग का। सो आपको पता होगा कि मैनेजमेंट जो है, जो वो स्टार्ट होता है, तो वो कहां से स्टार्ट होता है, प्लानिंग से। तो वही चीज अब फाइनेंशियल मैनेजमेंट की जब हम बात करने लगे तो वो भी आ गई, वहां पे भी आ गई
कि इट इज ऑल्सो बीइंग कंसीडर्ड एज फर्स्ट हमारे को फाइनेंस के लिए प्लानिंग करनी पड़ेगी, फिर हम उसको कंट्रोल करेंगे और कोऑर्डिनेट करेंगे रिगार्ड अकॉर्डिंग टू दैट। तो ये सारी चीजें यहाँ पे आ गई। तो दीज वर दी मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न अप्रोच। एंड आज के टाइम पे फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर हम मॉडर्न अप्रोच को ही फॉलो करते हैं और यही हमारे साथ चलती है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। कल हम थोड़ा सा और फंक्शंस वगैरह के बारे में पढ़ लेंगे एंड प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे एंड विल एंड दिस चैप्टर। इंट्रोडक्शन को हम खत्म करेंगे और साथ ही साथ फिर